फ्रेंड्स, सेकेंड ईयर की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वस्त्र की परिसज्जा के बारे में। वस्त्रों को सुंदर, चिकना, मुलायम बनाने के लिए कई तरह की उसमें रेशों से जब वस्त्र का निर्माण किया जाता है तो उसके बाद उसमें परिसज्जा या परिकृष्टियाँ की जाती है। तो वह केवल इसीलिए की जाती है जिससे कि जो रेशे होते हैं जिनके कारण वस्त्र तैयार होता है वो वस्त्र दिखने में सुंदर, चिकने, मुलायम और अच्छे लगे, उसके लिए ये परिसज्जाएं की जाती है। परिसज्जाएं कई तरह की होती है, जैसे स्थायी, अस्थायी परिसज्जाएं गीली व सूखी विधि के द्वारा जो परिसज्जा की जाती है। आधारभूत कार्यात्मक जो परिसज्जा होती है वह सजावटी परिसज्जा, यांत्रिक परिसज्जा, रासायनिक परिसज्जा। तो इस तरीके से कई ऐसी परिसज्जा होती है जिसके द्वारा वस्त्र को तैयार किया जाता है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट जो परिसज्जा होती है वह यांत्रिक परिसज्जा और रासायनिक विधि के द्वारा जो परिसज्जा दी जाती है वही बताई गई है, जिसमें सबसे पहले आती है यांत्रिक परिसज्जा। यानी कि मुख्य रूप से जो परिसज्जा होती है वह दो है। पहली है यांत्रिक परिसज्जा और सेकंड है रासायनिक परिसज्जा। ये दो परिसज्जाएं मुख्य रूप से बताई गई है। यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत वह परिसज्जा होती है जो मशीनों के द्वारा पूरी की जाती है। ये परिसज्जा मशीनों के द्वारा की जाती है। और रासायनिक परिसज्जा होती है वह रासायनिक पदार्थों के द्वारा, यानी कि रासायनिक पदार्थ उन परिसज्जाओं में यूज में लेके उन परिसज्जाओं को पूरी करते हैं। सबसे पहले यांत्रिक जो परिसज्जा होती है उसके अंतर्गत जो परिसज्जा आती है वह देखी जाए तो बहुत सी परिसज्जा ऐसी होती है जो यांत्रिक परिसज्जाओं के अंतर्गत होती है। जैसे कि जो परिसज्जा मशीनों के द्वारा कसकर तारना, टेढ़े मेढ़े जो वस्त्र होते हैं जो उनकी आकृति को सही करना होता है, उनको सीधा करना, वस्त्र को इस्त्री करना, सतह को चिकना करना, रोए उठाना, नक्काशी करना, कोटाई करना, विरंजित जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा उनकी परिसज्जा करना, मोयरिंग करना और टैटरिंग करना, ये सारी जो परिसज्जा आती है वह आपके यांत्रिक परिसज्जाओं के अंतर्गत आती है। लेकिन हमारे जो कोर्स के अकॉर्डिंग जो परिसज्जा है उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो परिसज्जा है उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। उसमें है सबसे पहली जो परिसज्जा है वह सीजिंग व ड्रेसिंग। सबसे पहली परिसज्जा ये जिसको कि हिंदी में कड़ा करना या बनना यह कहा जाता है। सीजिंग जो प्रक्रिया है इसमें वस्त्र को कड़ा किया जाता है, यानी कि कड़े करने वाला जो पदार्थ होता है उनका इसमें यूज किया जाता है। उनके द्वारा वस्त्र को कड़ा बनाया जाता है जिससे कि वस्त्र दिखने में बड़े ही सुंदर लगते हैं। इनमें वस्त्र की जो सतही जो संरचना होती है उनके दोषों को दूर किया जाता है, यानी कि उनको छिपाया जाता है। परंतु ये अस्थायी परिसज्जा होती है, यानी कि कुछ समय ये मतलब बार बार धोने से ये जो परिसज्जा होती है सीजिंग वाली वह कुछ देर के लिए ही रहती है। बार बार धोने के बाद 2-3 धोने के बाद ये परिसज्जा या कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया होती है वह समाप्त हो जाती है। इसमें वस्त्र को जब कड़ा करने के लिए वस्त्र को हौज में जो बड़े बड़े 2 रोलर लगे होते हैं उनके बीच में से गुजारा जाता है। इसी हौज में ये जो हौज जिसमें कि इन रोलरों को गुजारा जाता है उसी हौज में कड़ा करने वाले पदार्थ रखे जाते हैं, जैसे कि स्टार्च है, मांड है, गोंद है, जिलेटिन है, चीनी मिट्टी है। इस तरीके के जो कड़े करने वाले पदार्थ आते हैं उनको उसमें
हौज में डाला जाता है और इन पदार्थों में से, इस हौज में से होके दो बड़े बड़े जो रोलर होते हैं उनको गुजारा जाता है। इन्हीं दो रोलरों के बीच में इस जिस कपड़े को हमें कड़ा करना है उस कपड़े को लगाया जाता है और उसको उस हौज में से गुजारा जाता है। जब उस हौज में से जब ये वस्त्र गुजरता है, रोलर्स गुजरते हैं, तो उसमें लगे कपड़े पर ये जो कड़ा करने वाला पदार्थ होता है वह चिपक जाता है, जिससे कि वस्त्र में कड़ा करने वाला पदार्थ लग जाता है, यानी कि सीजिंग की ये जो प्रक्रिया होती है वह पूरी हो जाती है। और इससे बने जो वस्त्र होते हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा जो वस्त्र तैयार होते हैं वह बहुत ही सुंदर और दिखने में अच्छे और कड़क युक्त होते हैं, जिससे कि वस्त्र एकदम कड़े रहते हैं। फिर सेकंड आती है टैटरिंग की प्रक्रिया। टैटरिंग की प्रक्रिया में इसमें जो वस्त्र जब तैयार होता है, रेशों के द्वारा जब वस्त्र तैयार होके आता है बुनाई के समय, उसमें जो उसकी जो चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई जो होती है वह असमान हो जाती है, यानी कि वह इधर उधर हो जाती है बुनाई के समय। तो उस चौड़ाई को सब जगह से समान बनाने के लिए टैटरिंग की प्रक्रिया करवाई जाती है। इस प्रक्रिया में इन्हें सुधारने के लिए इस प्रक्रिया को काम में लिया जाता है। इसके द्वारा ताने और बाने के जो धागे होते हैं उनको एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण पर बनाया, यानी कि बनाने के लिए 90 डिग्री का इन दोनों के ताने और बाने का जो धागा होता है उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए इनको तान दिया जाता है। ये जो क्रिया होती है वह टैटरिंग मशीन से के द्वारा इस कार्य को किया जाता है। इस मशीन के दोनों ओर हुक की एक श्रृंखला लगी होती है। हुक की ये जो होती है, ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे हुक लगे होते हैं, लगातार कुछ दूरी पर समान तरीके से हुक लगे होते हैं और इन हुकों से इन कपड़े को तान दिया जाता है। ये जो कपड़ा होता है इनको इन हुकों के द्वारा खींच के तान देते हैं और इनके तानने के बाद इनके ऊपर से गर्म हवा, यानी कि गर्म भाप जो होती है वह प्रवाहित की जाती है। गर्म भाप के द्वारा जो प्रवाहित की जाती है, तो जहां से कपड़े के जो स्थान फैलना चाहिए वह फैल जाता है और जो भाग सिकुड़ना चाहिए वह इस प्रक्रिया के द्वारा सिकुड़ जाता है। तो जिस कारण जो अव्यवस्थित जो इसकी संरचना होती है या जो सतह बनी होती है वह इस प्रक्रिया के द्वारा एक जैसी, यानी कि एक समान चौड़ाई की बन जाती है, जिससे कि जो कपड़ा है वह दिखने में सुंदर और समान चौड़ाई वाला बन जाता है। और फिर उसके बाद इसको गर्म हवा के द्वारा सुखा देते हैं और ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसके बाद आपकी आती है अगली कैलेंडरिंग। यानी कि चिकनापन लाना कपड़े में। कपड़े को जब कपड़े बुनने के बाद जो कपड़े तैयार होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं रेशों की वजह से उनमें रूखापन है कि खुरदरे हैं, वह कपड़े बन जाते हैं। तो उन कपड़ों में कैलेंडरिंग की प्रक्रिया की जाती है। कैलेंडरिंग की प्रक्रिया की जाती है, यानी कि उन कपड़ों में चिकनापन लाया जाता है, जिससे कि जो वस्त्र होते हैं उसमें थोड़ी चिकनाहट और मुलायम वस्त्र बने, चिकने बने और दिखने में चमकदार बने। तो कैलेंडरिंग की जो प्रक्रिया होती है इसमें भी वस्त्र को स्टील के भारी गर्म के जो रोलर्स होते हैं उनके बीच में से गुजारा जाता है, जिससे कि उनके दबाव के कारण, जो रोलरों के कारण उस कपड़े पर जो दबाव लगता है उस दबाव के कारण चिकने, चपटे और चमकदार व कोमल वस्त्र तैयार हो जाते हैं। बीच बीच में जो इनके छिद्र होते हैं वह बढ़ने से इनकी जो रचना होती है वह सघन हो जाती है, यानी कि जो कपड़े बुनने के बाद तैयार होते हैं उन कपड़ों के रेशों के बीच में कहीं ना कहीं किस छिद्र उपस्थित रहते हैं, छिद्र छूट जाते हैं, यानी कि खाली जगह रह जाती है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि कैलेंडरिंग की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा उन छिद्रों को बंद कर दिया जाता है या उन छिद्रों को
बढ़ दिया जाता है। उन छिद्रों के बढ़ने के बाद इनकी जो संरचना होती है वह सघन हो जाती है और वांछित चिकनापन लाने के लिए ये वाली जो कैलेंडरी की प्रक्रिया होती है उसको बार बार दोहराई जा सकती है, जिसके कारण जो कपड़ा होता है वह अधिक चिकना हो जाता है। यानी कि इसके चिकनापन लाने में 1 मिनट या कह सकते कपड़े 1 मिनट में 140 मीटर कपड़े को एक साथ इसमें चिकना करने की क्षमता उपस्थित होती है। इस प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है। फिर अगली आती है आपकी चौथी जो प्रक्रिया है वह कहलाती है सेंफोराइजिंग। सेंफोराइजिंग की प्रक्रिया। सेंफोराइजिंग की जो प्रक्रिया है वह कि ऐसे कह सकते हैं कि यह एक तरह का व्यापारिक चिन्ह है, जिसके द्वारा इस चिन्ह के द्वारा ये प्रूव होता है कि जो भी कपड़ा हम खरीद रहे हैं वह सिकुड़ेगा कि या नहीं सिकुड़ेगा, उसकी जानकारी इस चिन्ह के द्वारा की जाती है। तो इसको जो सेंफोराइजिंग का जो है इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जब कपड़ा तैयार होता है तो इस चिन्ह की एक मोहर लगा दी जाती है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वह कपड़ा सिकुड़ेगा कि नहीं सिकुड़ेगा। ये परिसज्जा वस्त्रों को सिकुड़ने से रोकने के लिए की जाती है। इसके द्वारा जो परिसज्जाओं से उपरोक्त जो भी मैंने अभी परिसज्जा आपको बताई है, इन परिसज्जाओं से युक्त जो वस्त्र की धुलाई से वस्त्र सिकुड़ते हैं यानी कि छोटे हो जाते हैं, उनसे बचने के लिए प्रक्रिया की जाती है। इसमें जो मशीन यूज में ली जाती है उसमें वाष्प द्वारा गर्म रोलर्स लगे होते हैं, जिनके द्वारा इनके वस्त्र ये जो वस्त्र हमें जिनको सेंफोराइज करना पड़ता है उन वस्त्रों को उन रोलरों के अंदर कंबल लगे होते हैं, उन कंबलों के अंदर से गुजारा जाता है। इन कंबलों का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि होकर गुजरते हैं तो इसके कारण उनके जो रोलर्स का जो दबाव होता है वह वस्त्र पर ज्यादा नहीं लगता है, तो यानी कि कीचड़ और दबाव उनपे उतना ही जितना उनको सहन हो सके उतना ही दबाव लगे, उसके लिए इनको इन कंबलों में से गुजारा जाता है। और इसके द्वारा इनके अगर बार बार धुलाई की भी जाती है तो इस प्रक्रिया में होने के बाद या ये परिसज्जा होने के बाद बार बार धोने से भी उन वस्त्रों की धुलाई के दौरान उनको किसी तरह की हानि या कष्ट नहीं होता और कपड़े सिकुड़ते नहीं है। तो इस तरीके से सेंफोराइजिंग की प्रक्रिया इसलिए की जाती है कि कपड़ों को सिकुड़न से बचाया जा सके। फिर अगली आपकी आती है, ये थे आपके जो मेन 4 पॉइंट थे वह थी आपकी यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत, यानी कि यांत्रिक परिसज्जा के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो आपके सिलेबस से जो रिलेटेड पॉइंट थे वह मैंने आपको बताए। फिर आती है आपकी रासायनिक परिसज्जा। रासायनिक परिसज्जा जो कि मैंने आपको बताया है कि रासायनिक परिसज्जा के अंतर्गत यानी कि रासायनिक पदार्थों का यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत जो सबसे पहली परिसज्जा आती है वह आती है आपकी मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग की प्रक्रिया इस प्रक्रिया का जो आप कह सकते हैं कि जो शुरुआत है या आविष्कार है वह 1844 ईस्वी में जो इंग्लैंड के जॉन मार्शल थे उनके द्वारा इस प्रक्रिया का आविष्कार किया गया था। उन्हीं के नाम के आधार पर ये मर्सराइजिंग की जो प्रक्रिया है वह रखी गई है। इस प्रक्रिया से जो रेशे होते हैं, वस्त्र की जो रेशे होते हैं वह फूल जाते हैं, फूल कर लंबाई में सिकुड़ जाते हैं और चौड़ाई में बढ़ जाते हैं। यानी कि उनकी जो लंबाई होती है वह सिकुड़ कर छोटी हो जाती है और चौड़ाई ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें फूलने की क्षमता आ जाती है। और इस जो मर्सराइजिंग की जो प्रक्रिया की जाती है इसके बाद जो वस्त्र होते हैं उनमें मजबूती डबल हो जाती है, यानी कि लगभग 20% तक इनकी मजबूती बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया में धागे को मर्सराइज करने के लिए इसे कास्टिक सोडे के ठंडे घोल में लगभग 8-10 घंटे तक भिगोकर रखा जाता है और उसके बाद उस घोल को साफ पानी में धो दिया जाता है। धोने के बाद इसको जब कास्टिक सोडे में धोया जाता है, रखा जाता है, तो इससे इसकी जो होती है ऐंठन जो होती है वह
कम हो जाती है। ऐंठन कम होकर फिर इन वस्त्रों को निकाल कर तान देते, खींच कर तान दिया जाता है और समान मात्रा में ताप या दबाव प्रवाहित किया जाता है। जब कास्टिक सोडे को पानी से साफ करके और पानी के जो होता है उससे साफ किया जाता है, उसके बावजूद भी उन वस्त्रों में कास्टिक सोडे की कुछ क्षारीय मात्रा उसमें रह जाती है। उस क्षारीय प्रवृत्ति को, या कह सकते हैं उसका जो क्षारीय प्रभाव होता है, उसको नष्ट करने के लिए उनको हल्के अम्ल से धोया जाता है और हल्के अम्ल से धोने के बाद उनको साफ पानी से धोया जाता है और धोने के बाद उनको सुखा दिया जाता है। और उसके बाद जो ये जो प्रक्रिया होती है आपकी मर्सराइजिंग की, वह पूरी हो जाती है। और उसके बाद जो कपड़ा तैयार होता है, मर्सराइजिंग प्रक्रिया के बाद जो कपड़ा तैयार होता है वह बहुत ही मजबूत कह सकते हैं, यानी कि जो उसकी इस क्रिया से पहले जो मजबूती थी उससे 20 गुना यानी कि 20% मजबूती अधिक हो जाती है और इससे जो उनकी जो ऐंठन होती है वह भी कम हो जाती है और ये जो कपड़ा होता है वह लंबाई में अच्छा और सुंदर दिखाई देता है और चिकने और मुलायम वस्त्र तैयार होते हैं। मर्सराइजिंग के बाद जो क्रिया परिसज्जा की जाती है वह अगली है आपकी जल अभेद परिसज्जा। जल अभेद परिसज्जा। जल अभेद परिसज्जा कौन सी परिसज्जा होती है? जैसे कि नाम से पता चलता है कि ऐसे वस्त्र जो कि मतलब वस्त्रों पे ऐसी परिसज्जा की जाती है कि जिसके द्वारा जो पानी होता है वह उनको भेद कर अंदर ना जा पाए। तो इसके लिए जैसे कि हमारे लिए जो रेनकोट होते हैं, छतरी होती है, इस तरीके के प्लास्टिक की थैली होती है, ये सारी जो की जाती है वह जो परिसज्जा होती है उनपे उन वस्त्रों पर जो परिसज्जा की जाती है वह सारी जल अभेद परिसज्जाओं के अंतर्गत वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो इसमें जो वस्त्र होते हैं उनके ऊपर जैसे कि उनको चिकने बनाने के लिए जो वस्त्र तैयार होते हैं बुनाई से, तो उनके बीच में जो छेद होते हैं उनको इनके द्वारा भरा जाता है। तो उसके लिए जैसे कि जो वस्त्र बढ़ने जाते हैं उसमें जैसे प्लास्टिक है या रबड़ की जो रासायनिक रेजिन होती है उसकी परत जमाई जाती है। इसके अलावा जैसे मोम का घोल है, धात्विक साबुन है, इन सब की सारी चीजों का यानी कि इन सारे रासायनिक पदार्थों का यूज इन वस्त्रों पर किया जाता है। जब इन वस्त्रों पर यानी कि इन छेदों पर इनकी परत लगाई जाती है तो उसके बाद जब इन पर पानी गिरता है तो वह फिसल कर नीचे गिर जाता है, यानी कि इन पे टिकता नहीं और उनको भेद कर अंदर नहीं जा पाते। यानी कि इन वस्त्रों की इतनी क्षमता ऐसी होती है कि इसमें पानी तो क्या, हवा की जो मात्रा है यानी कि हवा भी इनमें प्रवेश नहीं कर पाती है, यानी कि इनके जो छिद्र होते हैं वह पूरी तरह से इन रासायनिक पदार्थों के द्वारा भर दिए जाते हैं, यानी कि चिकने बना दिए जाते हैं, जिससे पानी इन पर ठहरता नहीं और हमारे जो बारिश के दिनों में हमारी इनसे पानी से बचाव हो जाता है। तो ये जो परिसज्जा थी वह थी आपकी जल अभेद परिसज्जा। इसके बाद आती है आपकी अग्नि अभेद परिसज्जा। अग्नि अभेद परिसज्जा जैसे कि जिस तरीके से जल अभेद थी वैसे के वैसे अग्नि अभेद परिसज्जा है। इसमें भी जैसे कि जो आग के पास जो लोग काम करते हैं उनके वस्त्रों के लिए ये परिसज्जा की जाती है कि जो वो आग के पास काम करते हैं तो उनकी जो शरीर की रक्षा है या उनके कपड़ों की रक्षा इन आग से कर सके, तो इसलिए इनके वस्त्रों पर यह परिसज्जा की जाती है। अग्नि अभेद परिसज्जा के लिए जैसे कि ऐसे रासायनिक पदार्थों का यूज किया जाता है, इनके भी जो छिद्र होते हैं उनकी परतों पर यानी कि उनके जो सतह पर है ऐसे रासायनिक पदार्थ लगाए जाते हैं जिनसे कि आग से बचाव कर सके। इसमें जैसे कि बोरिक अम्ल होता है, बोरेक्स है, इनको पानी के साथ मिलाकर इनका एक घोल तैयार किया जाता है। इस घोल को फिर जो भी वस्त्र हमें इनके लिए तैयार करने होते हैं उनके वस्त्रों के जो छिद्र होते हैं उनको इन घोल से भरा जाता है, यानी कि इन घोल में धोया जाता है। उसके बाद इनकी जो परत है ये इस पे जमा दी जाती है जिससे कि इनके अंदर जो है वो अग्नि
प्रवेश नहीं कर पाती, यानी कि आग से बच सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इन जैसे बोरिक अम्ल है, बोरेक्स है, इनके अलावा भी जैसे अमोनियम सल्फेट का घोल होता है, क्लोरीन युक्त जो रबड़ होता है, और भी ऐसी चीजें होती है जिनके ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका यूज अग्नि अभेद के रूप में जो वस्त्रों पर किया जाता है। तो इस तरीके से ये अग्नि अभेद जो परिसज्जा की जाती है। फिर इसके बाद आपका आता है कीट रोधी परिसज्जा। कीट रोधी परिसज्जा, जैसे कि नाम से आपको पता है, कीटों को रोकने की जो परिसज्जा होती है, यानी कि वस्त्र, आप देखते हैं कि वस्त्रों को कई बार हम धोने के लिए वगैरह नहीं डालते हैं, उनको एक दो बार पहनने की हमें होती है कि भाई एक बार पहनते ही कपड़े को हम नहीं धोते। तो उनको सही से उन कपड़ों को रखना, यानी कि बिना धोए उन वस्त्रों को जब अलमारी में है, कबर्ड में के समेट के कहीं पे भी अब हम सुरक्षित रखते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कई बार पसीने की बदबू के द्वारा, धूल मिट्टी के कणों के द्वारा उनमें गंदगी जमा हो जाती है, कई बार उनमें कीड़े लग जाते हैं। तो उन कीड़ों से बचाव करने के लिए ये कीट रोधी परिसज्जा की जाती है। लेकिन जो कीट लगते हैं उससे कई ज्यादा हम देखते हैं कि जो वस्त्रों को हानि पहुंचाते हैं वह लार्वा होते हैं। जब कीटों से धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता है तो प्रक्रिया होने के बाद वह लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो वो लार्वा बनते हैं तो उस अवस्था में वह सबसे ज्यादा हमारे कपड़ों को हानि पहुंचाते हैं। तो इसके लिए जैसे कीट रोधी, जैसे कि काफी ऐसे विषैले रसायन पदार्थ होते हैं, जैसे कि सिलिकोफ्लोराइड है, पैराडाइक्लोरोबेंजीन है, नेफ्थिन है, डीडीटी पाउडर होता है आपके, और इसके अलावा जैसे कि ये तो सारे थे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग हम कीट रोधी पदार्थ के रूप में, यानी कि विषैले रासायनिक पदार्थ के रूप में कर सकते हैं। इन सारे पदार्थों को जब कपड़ों पे लगाकर कपड़ों को अगर अलमारी में या कहीं पे भी सुरक्षित रखा जाता है तो इनको कीटों से, लार्वा से बचाया जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि कई बार होते हैं कि जो जिनकी आमदनी कम होती है, आर्थिक जो अवस्था होती है वह अच्छी नहीं होती है, तो उनके लिए जैसे कि कपड़ों को हम धूप में देते हैं, जब घर की साफ सफाई, होली दीपावली हम साफ सफाई करते हैं, तो आपने देखा होगा जो बिस्तर होते हैं हमारे घर में, जो कि कई कई महीनों तक उनको हम काम में लेते नहीं है, तो उनमें धीरे धीरे आपने देखा होगा कई बार के अंडे उपस्थित होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वही कीड़े होते हैं जो धीरे धीरे उन अंडों से बाहर आते हैं और लार्वा में कन्वर्ट होते हैं। तो हम उन बिस्तरों को धूप में देने की जरूरत महसूस करते हैं, धूप में देते हैं ताकि 2-3 दिन तक उन बिस्तरों को धूप, जब तेज धूप लगती है तो तेज धूप के कारण उस गर्मी, जो उनके ऊपर जो गर्मी गिरती है उस गर्मी के कारण वह कीड़े नष्ट हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, और इस तरीके से उनकी सुरक्षा की जाती है। तो इसी तरीके से कपड़ों को भी है, धूप है, नीम की पत्तियां है, इनके द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है और फिर उनको अलमारी में रख सकते हैं। अलमारी में रखते हैं, नीम की पत्तियों को भी उनके पास है, या आप कह सकते हैं नेफ्थिन की जो गोलियां आती है, यानी कि जिसको हम ये पारा कहते हैं, उसमें रखी जाती है। फिनाइल की गोलियां हैं, ये सारी उसमें रखते हैं ताकि कि वस्त्र में सुगंध भी बनी रहे और उससे कीड़े वगैरह उनमें न लगे और हमारे वस्त्र सुरक्षित रहे। तो इस तरीके से कई रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा ये कीट रोधी परिसज्जा की जाती है और उनके द्वारा इन वस्त्रों को खराब होने से बचाया जाता है। फिर कीट रोधी परिसज्जा के बाद आपकी लास्ट आती है सबसे स्थायी प्रेस। स्थायी प्रेस की परिसज्जा, यानी कि स्थायी प्रेस जो है, हम कह सकते हैं कि इसका जो आविष्कार है वह 1955 में किया गया था, यानी कि कपड़ों के रख रखाव को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर स्थायी प्रेस की जो है प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। स्थायी प्रेस से मतलब ये परिसज्जा इसलिए की जाती है कि जो कपड़े बार बार धोए जाते हैं, उनको काम में लिया जाता है, पहने जाते हैं, उनको कई बार हम ऐसे के ऐसे अंदर रख देते हैं तो उनसे उनमें सलवटें पड़ जाती है। तो उन वस्त्रों को उन सलवटों से बचाने के लिए
ये परिसज्जा यूज में ली जाती है। स्थायी प्रेस करने के बाद जो कपड़े होते हैं वह सलवटों से बच जाते हैं और पहनने में अच्छे लगते हैं, तो उनको पहनकर वापस दूसरी बार बिना धोए उनको काम में ले सकते हैं। स्थायी प्रेस के लिए हम कह सकते हैं जैसे कि ताप सुनम में जो रेसे होते हैं उनमें जो होती है वो स्थायी प्रेस हीट सेट के द्वारा दी जाती है, उसके द्वारा स्थायी प्रेस की प्रक्रिया की जाती है। जो सूती वस्त्र और लीलन होते हैं उसमें भी स्थायी प्रेस के लिए जैसे संश्लेषित जो रेजिन होती है उसकी परिसज्जा दी जाती है। इस तरीके से कई तरह से वस्त्रों को क्रीज रोधी बनाने की आवश्यकता होती है, ताकि बार बार जब वस्त्रों को धोया जाता है तो उनमें इस्त्री न करके उनको तुरंत पहन लिया जाता है, यानी कि बिना इस्त्री करके भी उनको पहन ले। उसके लिए उनमें क्रीट रोजी जो परिसज्जा है वह करते हैं और स्थायी प्रेस की परिसज्जा ये की जाती है, ताकि कि वस्त्र जो है कि उनको बिना प्रेस किए या बिना उनको धोए हम तुरंत वापस धोकर पहन सके और दिखने में वह गंदे नहीं लगे और उनमें जो सलवटें हैं वह नहीं बनी रहे। उन सलवटों से बचाने के लिए ये परिसज्जा की जाती है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको वस्त्र की परिसज्जा के बारे में बताया है कि वस्त्र की जो परिसज्जा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि परिसज्जाएं कई तरह की मैंने बताई है आपको, कई तरह की परिसज्जाएं की है, लेकिन हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग और जो मुख्य रूप से जो परिसज्जा है वह दो ही है, यांत्रिक और रासायनिक परिसज्जा। यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत भी मैंने आपको बहुत सी परिसज्जा बताई है जो कि वस्त्रों में की जाती है, जिनसे कि वस्त्र सुंदर, चिकने, मुलायम और दिखने में अच्छे सुशोभित लगते हैं। लेकिन उनमें से 4 ही ऐसी परिसज्जा है जो कि इम्पोर्टेंट और आपके कोर्स से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इन 4 परिसज्जाओं के बारे में बताया है। फिर आती है रासायनिक परिसज्जा, जिसके अंतर्गत की ये सारी परिसज्जा आती है और इन परिसज्जाओं के द्वारा जो वस्त्र तैयार होते हैं उनको किसी भी तरह से कि जो मनुष्य लेके पहनते हैं हम उन वस्त्रों को, तो किसी भी तरीके से हमको उन वस्त्रों को काम में लेते समय कोई भी कठिनाई न आवे और दिखने में वह वस्त्र पहने हुए हमको सुंदर लगे, अच्छे लगे और जिससे हमारा मन प्रसन्न रहे, उसके लिए ये सारी परिसज्जाएं की जाती है। तो आज मैंने आपको वस्त्र की परिसज्जा के बारे में बताया। आगे हम इसके आगे टॉपिक लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।